हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर के बाद फिजिक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक का स्टडी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप यूँ कह सकते हैं कि फिजिक्स का स्टार्टिंग ही आज के क्लास से हो रहा है। आज से पहले आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ा था, वह फिजिक्स के लिए था, फिजिक्स नहीं था। आपने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर भी फिजिक्स के लिए है, फिजिक्स नहीं है। मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स और वेक्टर मैथमेटिक्स का टॉपिक है, जिसका पूरे फिजिक्स में कभी भी किसी रूप में अचानक से इस्तेमाल होता है। इसलिए काफ़ी मेहनत करके आपको बताया गया, आप लोगों ने भी काफ़ी मेहनत किया है उसको स्टडी करने के लिए। लेकिन उन सब स्टडी के बाद अब फिजिक्स का जो मेन चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अब उसकी स्टडी की ओर बढ़ते हैं। और जितना अच्छे से आप पहले चैप्टर का स्टडी करते हैं, आने वाला हर अगला चैप्टर उतना ही बेहतर आपके लिए होता जाएगा। आज की क्लास में बहुत सिंपल सा टॉपिक आपके सामने हमने रखने का प्रयास किया है। आप सामने बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे होंगे हेडिंग, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। एज आई थिंक कि किसी न किसी तरह से मैंने इन तीनों टर्म को पहले भी आप लोग को समझा रखा है। वेक्टर में भी डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन आया था, पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा था, बट आज के क्लास में उसको छोटे छोटे बातों से हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में ये जो हेडिंग हमने लिया है, ये सारे स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको आप रिवीजन समझ लें या मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पर्पज से हमारा छोटे छोटे बातों पर इंडिकेशन समझ लें। पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहली बात पोजीशन को हमने डिफाइन किया है। वेक्टर से यह पढ़ते आ रहे हैं पोजीशन वेक्टर, यहाँ पर हमने पोजीशन लिखा, वहाँ पर आप क्या पढ़ते थे, पोजीशन वेक्टर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पोजीशन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। मैंने कोई नया बात आपको नहीं बताया, सारे लोग इसे समझ रहे हैं। डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। अब बारी बारी से कुछ एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन द कंडीशन व्हेन पोजीशन बिकम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। काफी सिंपल स्टेटमेंट आपके सामने हमने रखा है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं समझने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले समझें कि वह कंडीशन क्या होगा जब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। दोनों में एक खास बात क्या है कि दोनों ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑरिजिन से है और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से है। इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में एक डायग्राम बनाया गया है। O पॉइंट से मान लो कि कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल जब O पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है और P पॉइंट पर चला गया, तो O से चलकर P पर चला गया, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर कहेंगे। क्यों पोजीशन वेक्टर कहेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन से स्टार्ट होने की वजह से ये पोजीशन वेक्टर कहला गया। लेकिन चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि इनिशियल पॉइंट भी है, तो ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी कहलाता है। तो व्हेन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, अगर कोई पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट करता है तो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम होता है। नेक्स्ट डिस्कशन आप वेक्टर में पढ़ चुके थे। यहाँ पर फिर से आपको जरूरत पड़ेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी और मोशन इन अ प्लेन में भी। कई एक चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए फिर से हमने रिपीट किया है।
एक्सप्लेन द कंडीशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा कंडीशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। आपको कोई एक एग्जांपल देकर समझाना है। ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने जो वेक्टर में आपको समझाया था ये ऑलवेज होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ऑलवेज ही होता है। लेकिन अभी जो आपने देखा था कि ऑरिजिन से जब हमने लिया था तो वह एक स्पेशल केस था। ऑरिजिन से जो लिया था, इससे पहले जो एग्जांपल हमने बताया है पीछे के पेज पर, वो ऑरिजिन से ले लिया था तो एक स्पेशल केस था। लेकिन ऑरिजिन का पोजीशन 0 होता है तो स्पेशली वह भी डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है, ये ऑलवेज होता है। लेकिन ये कहता है कि कंडीशन को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बहुत सारा कंडीशन दे सकते हैं, हमको कोई एक कंडीशन से समझाना है। तो एक कंडीशन क्या है कि एक पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है और बी पर चला जाता है। ए से बी पर जाने का इसका पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अब यहाँ से आप देखिए, ए से स्टार्ट किया तो ए आपका क्या हो गया, इनिशियल, ए क्या हो गया इनिशियल पॉइंट, और बी क्या हो गया फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होता है। ए का ऑरिजिन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए का पोजीशन वेक्टर हो गया और बी का ये पोजीशन वेक्टर हो गया। ध्यान से आप समझेंगे, ये पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों? इसलिए कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं किया है। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमको ऑरिजिन से मतलब नहीं है। इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन पोजीशन वेक्टर को स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन करने के लिए हमें हमेशा कहाँ से सोचना होता है, ऑरिजिन से सोचना होता है। तो ए पॉइंट पर जब था तो इसका पोजीशन वेक्टर आर ए है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। और जब ये बी पॉइंट पर है तो ये इसका पोजीशन वेक्टर आर बी है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। तो ये बी का पोजीशन वेक्टर है, बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। ये ए का पोजीशन वेक्टर है, ए का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। और यस जो हमने लिखा है ये पार्टिकल का ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको एक ट्रायंगल से हमने बना। ट्रायंगल में हमने बताया था ट्रायंगल लॉ में कि हेड टेल वाले वेक्टर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हेड टेल वाले को ऐड कर दिया तो इक्वेट किससे कर दिया, इससे कर दिया, तो आर बी हो गया। अब यहाँ से एस इक्वल टू आर बी माइनस आर ए हो गया। तो एस इक्वल टू आर बी माइनस आर ए हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, जो पहले से पढ़े थे वो। तो ये कंडीशन जो हमने एक्सप्लेन किया, इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ऐसे प्रत्येक कंडीशन में आप लिख सकते हैं। कोई एक कंडीशन एक्सप्लेनेशन में देना था, हमने दे दी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। एग्जांपल से एक्सप्लेन आपको करना है कि डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो हमने आपके सामने एग्जांपल दिया, 2 पॉइंट, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट R है। P फॉर पटना ले लीजिए, R फॉर रांची ले लीजिए। पटना बहुत बड़ा टाउन है, उसको हमने एक पॉइंट की तरह दिखलाया है। क्यों? रांची भी एक बहुत बड़ा टाउन है, उसको भी हमने एक पॉइंट की तरह दिखाया। क्यों? आपके दिमाग में सवाल आता हो कि पटना का कौन सा जगह हमने लिया है, ये रांची का कौन सा जगह। जब हमने पॉइंट ही मान लिया तो पटना में समझो कि पटना एक पॉइंट हो गया, एक पार्टिकल की तरह हो गया, और रांची भी एक पार्टिकल की तरह हो गया। ये बड़ा अजीब सा बात आपको लगा होगा, लेकिन पटना और रांची के बीच का जो डिस्टेंस है, एज आई थिंक बाई रोड 360 किलोमीटर है। बाई रोड कितना है? 360 किलोमीटर है। तो 360 किलोमीटर के कंपैरिजन में एक पटना का किलोमीटर आप देखें तो पटना कितने किलोमीटर
किलोमीटर में फैला होगा, 10 किलोमीटर में, 12 किलोमीटर में। तो ये 360 किलोमीटर के कंपैरिजन में 10 से 12 किलोमीटर क्या होता है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है। वही बात रांची के साथ भी है, इसलिए इसको एक पॉइंट की तरह हमने ट्रीट कर दिया। और बाकी P फॉर पटना आपको रांची आप ना भी माने तो P को एक पॉइंट है और R एक दूसरा पॉइंट है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अब मान लो कि पटना से रांची कोई बाई रोड जा रहा है, तो रोड तो सीधा है नहीं पटना से रांची, वो तो टेढ़ा मेढ़ा है। तो एक्चुअल पाथ इसका जो बाई रोड की ओर जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है। लेकिन मान लो पटना से रांची कोई बाई एयर जाता है, बाई एयर जाना मतलब फ्लाइट से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो वैसे केस में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो पटना से रांची बाई एयर जाना, बाई एरोप्लेन जाना डिस्प्लेसमेंट है, और जबकि बाई रोड जा रहे हैं तो वो क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन आपसे कोई पूछे, आप बाई रोड जा रहे हैं, राइट, आप ऐसे सोचिए पटना से रांची कार से गए हैं, आपसे कोई पूछे कि आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो आप क्या बोलेंगे, बाई रोड जितना डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अच्छे से सुन रहे हैं मेरे बात को, कितना मैंने कहा, 360 किलोमीटर। लेकिन आपसे ही अब पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो फिर आपको क्या बताना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बताना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो जिस समय शॉर्टेस्ट पाथ बता रहे हैं उस समय शॉर्टेस्ट पाथ तो कम है, 320 किलोमीटर, और ये क्या है, 360 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखें ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या है, ग्रेटर है। इस एग्जांपल में हमने ये समझाया डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, जबकि हमको एक्सप्लेन क्या करना था, डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आगे हम लोग देखें, मान लो कि कोई पार्टिकल ए से चला है, बी पर गया है, आगे सी तक गया है, और सी से फिर वापस डी पर आ गया। ये लाइन अलग अलग हमने दिखलाया है, बट ये दोनों लाइन आप एक ही मान लें। तो एक ही मानने के लिए सी के बजाय सी यहाँ हमने लिखा है, तो बी के बजाय बी हमको यहाँ लिखना चाहिए। मतलब जिस पाथ पर गया है उसी पाथ पर वापस आ गया। तो ये जाने वक्त जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस। अगर इस डिस्टेंस को आप x ले लें तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, y। तो ये लौटने वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया, y। अब देखिए आपसे कोई डिस्टेंस पूछेगा तो क्या बताएंगे, एक्चुअल पाथ का लेंथ। तो एक्चुअल पाथ का लेंथ कितना है, AB प्लस BC प्लस CB। मतलब AB प्लस BC, और जो यहाँ CD हमने लिखा है इसको आप CB बना लीजिए, और XY के टर्म में आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AX प्लस 2Y। यहाँ पर थोड़ा सा देखने में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा, AB प्लस BC प्लस CB इक्वल टू X प्लस Y प्लस Y। मतलब X प्लस 2Y। और डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, और जब आप वापस होकर यहाँ चले आए तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका x हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट AB हो गया, डिस्प्लेसमेंट AB इक्वल टू x हो गया। क्लियरली आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कम है और डिस्टेंस ज़्यादा है। कहा को एग्जाम्पल देकर समझाना है कि डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। दो एग्जाम्पल हमने आपके सामने ऐसा रखा है। डेली लाइफ से आप सोच कर देखें, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। आप घर पर जितना खुद से खुद इसको सोचेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होगा। एक और आगे हमने लिखा है, कोई पार्टिकल ए से बी पर गया, लौटा नहीं, उसमें रिटर्न हुआ था, इसमें रिटर्न नहीं हुआ, ए से बी पर ही गया है, आगे गया नहीं। तो ए से बी पर गया मतलब स्ट्रेट लाइन पर गया है और रिटर्न नहीं हुआ है। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, सेम है। तो जस्ट इसके आगे इस टॉपिक को और कंटिन्यू करते हैं।
पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का अभी जो डेफिनेशन पॉइंट हमने देखा है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल पॉइंट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन को हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का ये सर्कल है, इस सर्कल के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। फॉर्म्स द एंगल थीटा ऑन द सेंटर, और ये सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, मतलब ए से बी पर चलता है, कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। फॉर्म्स द एंगल थीटा ऑन द सेंटर। फाइंड नंबर फर्स्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। नंबर सेकंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर थर्ड डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये देखें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड नंबर रेशियो हो ही जाएगा। यहाँ पर हमने डबल स्टार लगाया, ऐसा क्यों? ज़्यादातर न्यूमेरिकल बुक में 1 नहीं पूछा जाता है, 2 नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट 3 पूछा जाता है। डायरेक्ट 3 पूछना थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, हमने इसको डबल स्टार लगाया, मतलब आपको रिवीजन में रखना चाहिए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर हाँ रिपीट होता है। बाकी जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया तो थर्ड नंबर कुछ अलग बात तो है ही नहीं, उसका रेशियो निकालना है। यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में, जब पार्टिकल ए से बी पर जाएगा तो ये कर्व पाथ हो गया, जिसको आर्क लेंथ कह सकते हैं। तो ये जो आर्क लेंथ है ये डिस्टेंस है, जिसको S1 हमने लिखा। ये S1 क्या है? डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टू। ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, सेंटर पर बनने वाला है जो थीटा। S1 डिस्टेंस इक्वल टू आर्क लेंथ एंड S2 डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू कॉर्ड लेंथ। ये कॉर्ड का लेंथ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और आर्क का लेंथ डिस्टेंस हो जाएगा। आप जानते हैं 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि सेंटर पर बनने वाला एंगल थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस होता है। ये आर्क लेंथ S1 हो गया, रेडियस R हो गया, तो S1 बाई R। थीटा इक्वल टू S1 बाई R, तो S1 इक्वल टू R थीटा। लेकिन इस फॉर्मूला में थीटा इन रेडियन यूनिट यूज करते हैं। एंगल का 2 यूनिट होता है, एक डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। हमने इसका कन्वर्जन आपको ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था, तो यहाँ पर थीटा हमको रेडियन में लेना है। हमने S1 कैलकुलेट कर लिया, अगला स्टेप क्या है? S2 का कैलकुलेशन। S2 का कैलकुलेशन करने का 2 मेथड हमारे पास है। एक तो हम वेक्टर पढ़ चुके हैं, वेक्टर का मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री का भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ S2। अब S2 का कैलकुलेशन अगर आप करना चाहते हैं तो ये आप देखिए, ये S2 हो गया, ये थीटा हो गया, ये पोजीशन वेक्टर R1 ले लेते हैं, B का पोजीशन वेक्टर RB ले लेते हैं, ये A का पोजीशन वेक्टर RA ले लेते हैं। इतना लिखने के साथ आपके दिमाग में आ गया होगा कि इस तरह का डिस्कशन आप कितने बार कर चुके हैं। ये RA का मैग्नीट्यूड कितना होगा? रेडियस R के बराबर। और ये RB का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? रेडियस R के बराबर। और आप लोग पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखिए, हमें तो ये कैलकुलेट करना है, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है। अब देखिए सावधानी से, जो स्टूडेंट वेक्टर पढ़कर अच्छे से याद रखे हैं
उनके दिमाग में इसका रिजल्ट डायरेक्ट आ रहा होगा। कैसे? ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है और दो सब्ट्रैक्शन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू 2r sin θ/2 होता है। कितने लोग को याद है? जिन लोग को याद है समझ गए होंगे, और जो लोग भूल गए हैं उनके लिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देख लीजिए। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन होता है तो उसका मैग्नीट्यूड फार्मूला आप क्या लिखते हैं? ra² प्लस rb² माइनस 2ra rb cos थीटा। RA का वैल्यू भी R, RB का वैल्यू भी R, पुटअप कर दीजिए। r² प्लस r² माइनस 2r² cos थीटा। और आगे कंटिन्यू करेंगे आप, तो ये क्या होगा? 2r² 1 माइनस cos थीटा। और आगे लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? 2r² 2 sin स्क्वायर θ/2 2r sin θ/2। अब देखें, जो स्टूडेंट इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रखते हैं उनके लिए ये S2 का कैलकुलेशन कितना आसान है। वेक्टर में मैंने कितने बार बताया, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह बताया है कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तब वो इसी केस में इसका वैल्यू 2r sin θ/2 होता है। तो अगर आपने याद रखा है तो ये S2 का कैलकुलेशन बहुत आसान है, और नहीं याद रखा है तो लगेगा कि थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ गया है। इसीलिए थर्ड पार्ट को डबल स्टार किया गया था कि बहुत सारे खास करके मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझते हैं। बट मैंने कहा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वेक्टर से, और जो स्टूडेंट इसको डायरेक्टली याद रखे हैं उनके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई कैलकुलेशन टफ नहीं है। ये जो हमने सिखाया कैलकुलेशन ऑफ S2, ये था मेथड 1 बाई वेक्टर मेथड। लेकिन अब इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे बाई मेथड 2। मेथड 2 में इसको आप कोसाइन रूल यूज कीजिए। याद है कोसाइन रूल? हमने कभी पढ़ाया था आपको। कोसाइन रूल में अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर, मतलब अगल का स्क्वायर r², बगल का स्क्वायर r² माइनस सामने का स्क्वायर S2² डिवाइडेड बाई 2 इंटू अगल इंटू बगल। ऐसा जब आप लिखते हैं तो ये 2r² इधर चला जाएगा, तो 2r² cos थीटा, r² प्लस r² 2r² माइनस S2²। तो S2² इक्वल टू 2r² माइनस 2r² cos थीटा, 2r² 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ से S2 इक्वल टू स्क्वायर रूट 2r² 1 माइनस cos थीटा, हाफ एंगल का फॉर्मूला लगेगा। हाफ एंगल का फॉर्मूला देखिए, जो स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1 पढ़े ही नहीं है उनके लिए लगेगा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनके लिए लगेगा बहुत आसान सा काम है। तो 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर θ/2। तो S2 इज इक्वल टू 2r sin θ/2। आपको लगा होगा कि एक एग्जाम्पल कितना लंबा हमने डिस्कस किया है, बिल्कुल नहीं। आप शॉर्टकट में देखें तो हमने एक लाइन में आपको समझाया है S1 कैलकुलेट करना, और दूसरे लाइन में हमने आपको समझाया है S2 कैलकुलेट करना। इसको S2 लिख लीजिए, वेक्टर S के जगह पर S2। तो S2 का कैलकुलेशन एक लाइन का कैलकुलेशन है, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन की वजह से लग रहा है कि मैंने बहुत लंबा किया है। आप खुद सोचिए, अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मेडिकल में टाइम रहता है। क्या लगता है कि मेडिकल के एग्जाम में आप आराम से सॉल्व कर लेंगे 1 मिनट में? कभी नहीं। इसलिए ये सब जितना भी VI रिजल्ट आपको बताया जाता है कॉपी में,
हमेशा याद रखिए। मेथड सेकेंड जो हमने एक्सप्लेन किया है, मेथड सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक आपको आना ही पड़ेगा। मेथड फर्स्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट था, डायरेक्ट याद था, आप यूज कर सकते हैं। तो जिन्हें वेक्टर का कॉन्सेप्ट याद है इस मेथड को इस्तेमाल करें, मेरा सजेशन है ये मेथड ज़्यादा बेहतर है। और जिन्हें याद ही नहीं है तो वो इस मेथड से भी चलेंगे तो डिटेल इतना करना ही पड़ेगा, और इस मेथड से चलेंगे तो भी इतना करना ही पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगे उस मेथड को एक्सेप्ट कीजिए, बट कोई एक मेथड से जरूर करने के लिए कॉन्फिडेंस बना दीजिए। और मेरा सजेशन है दोनों मेथड सीखिए, बेहतर स्किल आपके पास होगा। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, डिस्टेंस वाई डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो डिस्टेंस वाई डिस्प्लेसमेंट का रेशियो मतलब S1 बाई S2। तो S1 का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है r थीटा, और S2 का वैल्यू 2r sin थीटा बाई 2। r से r कैंसल आउट हो गया, दिस वैल्यू इज थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा बाई। एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट था। एग्जाम्पल 2 रिलेटेड टू पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हमने 3 हेडिंग पढ़ा है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन। अब एग्जाम्पल 2 बोर्ड पर लिखा हुआ, इसको आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। Position of a particle moving along x-axis is defined as x equal to t square minus 4t plus 6। t के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या सोचेंगे, t टाइम है और x पोजीशन हो गया, जैसा कि लैंग्वेज में ही लिखा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू अलग होगा, t का वैल्यू 1 पुट करेंगे, x का वैल्यू अलग होगा, 2 पुट करेंगे, x का वैल्यू अलग होगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज कर रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज कर रहा है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, सॉल्यूशन। इनिशियल का मतलब होता है टाइम t इक्वल टू 0। आज के बाद से याद रखेंगे, बहुत सारा नोमेनक्लेचर मिलेगा, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एक्सेलरेशन। जहां भी इनिशियल की बात किया जाए और टाइम के फंक्शन में डिस्कशन है, मतलब समझ लीजिए कि इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर देना है। टाइम t इक्वल टू 0 का क्या सेंस है, जहां से कोई फेनोमेना स्टार्ट होता है, कोई घटना का स्टार्टिंग जहां से होता है वह हमारे लिए t इक्वल टू 0 होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि क्लास आपका जो स्टार्ट हुआ था आज 8 बजे, राइट, और ख़त्म हो रहा है 9 बजे। तो 8 बजे को t इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो आपका क्लास कितने देर तक चला है, t इक्वल टू 1 आवर। t इक्वल टू 1 आवर 60 मिनट, या फिर सेकेंड में बदल दीजिए। तो 8 PM को हमने अगर t इक्वल टू 0 सोचा है तो 9 PM हमारे लिए क्या हो गया, t इक्वल टू 60 मिनट हो गया या 1 आवर हो गया। तो t इक्वल टू 0 हमारा एजम्पशन होता है कि स्टार्टिंग टाइम को t इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग से है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में इनिशियल पोजीशन निकालने के लिए पुट t इक्वल टू 0। t का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, x इक्वल टू 6 मीटर। मतलब स्टार्टिंग में पार्टिकल ऑरिजिन से 6 मीटर पर होगा। पार्टिकल कहाँ पर होगा, ऑरिजिन से 6 मीटर के डिस्टेंस पर रहा होगा, पार्टिकल यहां पर रहा होगा। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकेंड क्या कहा है, सेकेंड पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल फ्रॉम t1 इक्वल टू 1 सेकेंड टू t2 इक्वल टू 4 सेकेंड।
1 सेकेंड से 2 सेकेंड के इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। आप पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ पोजीशन x के टर्म में दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1। x1 हो गया पोजीशन एट टाइम 1 सेकेंड और x2 हो गया पोजीशन एट टाइम 4 सेकेंड। तो यहां से आप देखें तो x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6 से जब x1 निकालेंगे तो t के बदले में क्या पुट करेंगे 1 सेकेंड, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3 मीटर। और x2 कितना हो जाएगा, तो x2 के लिए कितना पुट करना पड़ेगा, फाइनल टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड दिया हुआ है तो 4 पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, तो ये 16 माइनस 16 0 हो गया 6 मीटर। अगर इसको डायग्राम से दिखलाना चाहते हैं तो 1 सेकेंड पर पार्टिकल 3 मीटर पर था, 1 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ था 3 मीटर पर, और 2 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पर है, सॉरी 2 सेकेंड नहीं 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ है 6 मीटर पर। तो 4 सेकेंड पर पार्टिकल अगर 6 मीटर पर है तो t2 इक्वल टू 4 सेकेंड और पार्टिकल का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है। ये हो गया इनिशियल पॉइंट A, t1 इक्वल टू 1 सेकेंड, और ये हो गया फाइनल पॉइंट B, t2 इक्वल टू 4 सेकेंड। अब देखें डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या कहा था x2 माइनस x1, तो t2 पर जो पोजीशन है ये x2 हो जाएगा और t1 पर जो पोजीशन है ये x1। तो यहाँ पर डेल्टा x या डिस्प्लेसमेंट की बात करें, s इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 मीटर, ये आंसर। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस इन दिस इक्वेशन। हमने डिस्टेंस इसमें पूछा नहीं है बट इसको सर्कल करके लिख दिया है। हमारा क्वेश्चन 1 था 2 था, बट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1 और 2 तो आपने दिया, क्या ऐसे इक्वेशन में हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन बहुत टेंशन वाली बात है। इसका दो मेथड होता है कैलकुलेशन का। अगर यहाँ पर भी हम डिस्कस कर देंगे तो मात्र एक मेथड सीखेंगे, लेकिन हमने ट्रिपल स्टार करके छोड़ा है, VVI करके लिखा है उसके बाद छोड़ा है। मतलब मेरा इरादा कहीं ना कहीं है कि इसको एक नहीं दो मेथड से सीखिए, और दूसरे मेथड से सीखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि एरिया कॉन्सेप्ट आप सीखते नहीं हैं। तो एरिया कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम जब हम बताएंगे, ग्राफिकल डिस्कशन बताएंगे, तो वहां पर दोनों मेथड से आपको सिखाएंगे। एक सिंपल मेथड जो आपने टाइम का वैल्यू पुट किया वैसे भी निकाल सकते हैं, और एक दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट का ये संदेह था कि आखिर यहाँ पर हम क्यों इसका कैलकुलेशन रोक दिए, उसके पीछे कारण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर 100 कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं तो 90 स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में गलती ही करते हैं। अब सोच सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा 100 कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का मेरा कभी मतलब ये नहीं होता है जो भीड़ बढ़ाने के लिए होते हैं। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट का मतलब होता है जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड हैं एंड डिटर्मिनेटेड हैं।